नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु जनगणना पर चर्चा करेंगे। जनगणना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और इसलिए इस विषय की गंभीरता को देखते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं साथी, जो जनगणना है, आखिर जनगणना क्यों कराई जाती है, इसका क्या महत्व है, किस तरीके से ये प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्था में किस तरीके से ये उपयोगी है। तो इसको देख लेते हैं कि इसका जो महत्व है प्यारे साथियों, महत्व ये शासन व्यवस्था में ये किस तरीके से उपयोगी है। सामाजिक व्यवस्था में किस तरीके से ये उपयोगी साबित होती है और इसी तरीके से आर्थिक व्यवस्था में किस तरीके से ये लाभकारी है। साथियों, ये जो जनगणना होती है, ये एक निश्चित समयांतराल के बाद और ये निश्चित समय साथी कितना है, 10 वर्ष का होता है। तो निश्चित समय अंतराल के बाद एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर, एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर क्या क्या देखा जाता है, लोगों की संख्या में किस तरीके से परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, ये चीज़ देखते हैं। उनके सामाजिक जीवन में कैसा बदलाव आया है वो देखते हैं। इसके बाद उनके आर्थिक जीवन में क्या बदलाव है और प्यारे साथियों, साथ साथ में हम शैक्षणिक विकास को भी मापते हैं। तो क्या क्या हम लोग देखते हैं कि लोगों की संख्या में क्या बदलाव आया, बदलाव या परिवर्तन, यहाँ हम लिख सकते हैं परिवर्तन। इसी तरीके से उनके सामाजिक जीवन में परिवर्तन, उनके आर्थिक जीवन में क्या बदलाव आया, इसी तरीके से शैक्षणिक जीवन में बदलाव किस तरीके से आया है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। और इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर जो भी नीतियां और योजनाएं बनाई जाती हैं, वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि इन चीज़ों में लोगों के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, शैक्षणिक जीवन में किस तरीके से वृद्धि की जाए, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उनमें किस तरीके से सुधार लाया जाए। तो इन सब बिंदुओं को समझने के लिए जनगणना बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। इसी के आधार पर, जनगणना के आधार पर ही जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं या जो गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, गैर सरकारी संस्थाएं जो होती हैं, ये जो नीतियां या योजनाएं बनाती हैं, योजनाएं जो बनाई जाती हैं, वो इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख कर के बनाई जाती हैं। जैसे लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जीवन स्तर को कैसे उठाया जाए या कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है साथी, कैसे बढ़ाया जाए। इसी तरीके से जो अनुदान होता है, अनुदान राशि का बंटवारा कैसे किया जाए,
किया जाए, इसमें ये जनगणना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस क्षेत्र की आबादी ज़्यादा होगी, अनुदान की राशि कहीं न कहीं उस क्षेत्र को ज़्यादा प्राप्त होगी। जिस क्षेत्र की जनसंख्या कम होगी, उसको उसी अनुपात में धनराशि कम प्राप्त होगी। तो धनराशि के विभाजन में भी कहीं न कहीं जनगणना अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसी तरीके से साथी जो चुनाव परिसीमन होता है, चुनाव परिसीमन का निर्धारण करने में, इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं साथी, ये जो चुनाव परिसीमन होता है, तो ये जो चुनाव परिसीमन ये जनगणना और जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है। चुनाव परिसीमन का निर्धारण करने में, तो साथी आप देख रहे हैं कि जनगणना कितनी उपयोगी साबित होती है। ये जो जनगणना है, इसके बारे में साथियों प्राचीन काल से बात की जा रही है। प्राचीन काल में भी जनगणना होती थी। वैदिक युग की बात करें तो वैदिक युग में भी जनगणना के बारे में ऋग्वेद में ये वर्णन किया जाता है। प्राचीन जो समय था, प्राचीन समय में भी जनगणना के बारे में बताया गया है। जैसे अगर हम वैदिक युग की बात करें, वैदिक युग, तो वैदिक युग में साथी ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में भी जनगणना के बारे में बताया गया है। जनगणना के बारे में बताया गया है। इसी तरीके से साथी अगर हम मौर्य काल की बात करें, मौर्य काल, तो मौर्य काल में भी जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें भी जनगणना के बारे में उल्लेख किया गया है। इसी तरीके से अगर हम मुगल काल की बात करें, मुगल काल, तो मुगल काल में भी साथी, मुगल काल में भी जनगणना के बारे में बताया गया है। ठीक है साथी, जो एक पुस्तक है आइन अकबरी, इसमें मुगल काल की जनगणना के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है साथी, ये जो जनगणना है साथी, ये संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। अर्थात जनगणना कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार जिम्मेदार है, संघ सरकार जिम्मेदार होती है। जनगणना से संबंधित जो भी नियम कानून, जो भी बदलाव करने हैं, ये सारा कुछ कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। तो जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है साथी। ठीक है, और संघ सूची में इसकी जो प्रविष्टि संख्या है, प्रविष्टि संख्या 69 है। ठीक, 69वें नंबर पर इस जनगणना के बारे में संघ सूची में बताया गया है। अर्थात संघ सूची में होने का मतलब है कि इसके जो नियम कानून जो भी हैं, या जनगणना कराना, ये सारा कुछ कौन कराता है? जनगणना कराने के लिए संघ सरकार जिम्मेदार होती है। ठीक है साथी, कौन जिम्मेदार होता है? ये संघ सरकार जिम्मेदार होती है।
ठीक है प्यारे साथियों, लगभग 1961 की बात है। 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन एक विभाग बनाया गया जिसका नाम रखा गया जनगणना विभाग के अधीन जनगणना विभाग बनाया गया। ठीक है, और इस जनगणना विभाग में एक भारत का एक महापंजीयन नियुक्त किया गया और एक जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की गई। ठीक है साथी, तो हमने आपको बताया कि जनगणना ये संघ सूची का विषय है। प्रविष्टि संख्या कितनी है? 69। और नियम और कानून तथा जनगणना कराने से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? संघ सरकार। ठीक है साथी, 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन एक जनगणना विभाग बनाया गया। ठीक है, और इस जनगणना विभाग में एक महापंजीयन की नियुक्ति की गई और एक जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की गई। ठीक साथी, इतना सारा कुछ समझ में आ गया तो इसे नोट कर लीजिए साथी। इसके बाद जनगणना से संबंधित एक एक्ट का भी निर्माण किया गया, एक एक्ट भी बनाया गया है। जनगणना अधिनियम बनाया गया। अधिनियम 1948 में एक जनगणना अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम में जनगणना से संबंधित बहुत सारे नियम कानून इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसमें साथ ही ये भी बताया गया है कि जनगणना के समय यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी उपलब्ध कराता है तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति के लिए सज़ा का भी इसमें प्राविधान किया गया है। और जो जनगणना कर्मी हैं उन व्यक्तियों से भी संबंधित बहुत सारे नियम इस अधिनियम में बताए गए हैं। ठीक है साथी, इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जनगणना के दौरान पूछी जाने वाली जानकारी सही बताएगा। जानकारी का उत्तर, पूछी जाने वाली जानकारी का उत्तर सही देगा। ठीक है साथी, ये बाध्यता है कि जब भी जनगणना होती है आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो आप बिल्कुल सही उत्तर बताओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जनगणना जो प्रगणक होते हैं जब वो उनसे कोई जानकारी पूछते हैं तो वो गलत बताते हैं। बहुत सारे बच्चों की संख्या को छुपा लेते हैं कि जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उन्हीं की संख्या को बताते हैं, जो स्कूल बच्चे नहीं जाते हैं उनकी संख्या को छुपा लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिले हैं और इसलिए कहीं न कहीं उसका प्रावधान इसमें कर दिया गया है कि अगर आप जानकारी सही नहीं देते हो तो आपके लिए दंड की भी व्यवस्था की गई है। उल्लंघन करने पर या गलत जानकारी देने पर दंड का प्राविधान है। और ये प्राविधान क्या है साथी? दंड कितना है इसमें? 1000 रुपये जुर्माना या 3 साल 3 वर्ष का कारावास या फिर दोनों
ठीक है साथी, इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी जानकारी आपसे पूछी जाए आप उसका सही उत्तर देंगे। ठीक है साथियों, उत्तर प्रदेश की जनगणना की बात करें तो हम लोग वर्ष 2011 का डेटा पढ़ेंगे, क्योंकि 2021 में कोई जनगणना, चूँकि महामारी फैल गई थी तो इस वजह से जनगणना नहीं हो पाई और इसमें उसका कार्य चल रहा है। तो जो नए आंकड़े आएंगे वो फिर बाद में आप लोगों को बताए जाएंगे और हम तो आपसे यही कहेंगे कि इस समय जो भी आंकड़े दिए गए हैं 2011 के, इनको आप बखूबी तैयार करके और जो भी आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है उस एग्ज़ाम को आप फाइट कर जाइए, क्योंकि आगे बहुत ही उलझाने वाले आंकड़े आने वाले हैं और आप भी उनमें उलझ जाएंगे तो बहुत समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए आप ये सोचिए कि आप 100% इसी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करें जिस एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हैं। ठीक है साथी, तो जो वर्ष 2021 की जनगणना जो होगी साथी, ये जो जनगणना है ये डिजिटल जनगणना होगी। कैसी होगी? डिजिटल माध्यम से। ठीक है, इसमें मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा और जो पहले जनगणना हुई थी 2011 की वो पेपर पर आधारित जनगणना थी। 2011 की कैसी थी साथी? 2011 वाली यहाँ लिख लीजिए, 2011 की जनगणना कैसी थी? ये पेपर आधारित थी, पेपर आधारित थी। ठीक है, तो ये जो होगी वो डिजिटल जनगणना होगी। और डिजिटल जनगणना से आखिर क्या लाभ है? तो लाभ साथी ये है कि अभी तक जो पेपर पर आधारित जनगणना थी उसके आंकड़े प्रकाशित करने में वर्षों समय लग जाता था और इसमें क्या होगा कि समय की बचत होगी और आंकड़ों का प्रकाशन त्वरित किया जा सकता है। इसमें क्या होगा? समय की बचत होगी, आंकड़ों का प्रकाशन त्वरित या शीघ्रता से किया जा सकता है। ठीक है, और पल पल मतलब हर पल हर समय की रिपोर्ट ये गृह मंत्रालय को पहुंचती रहेगी इससे। ठीक है साथी, पल पल की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को पहुंचती रहेगी। ठीक है साथी, तो इस माध्यम से जनगणना में काफ़ी कुछ सहूलियत देखने को मिलती है। प्यारे साथियों, कभी कभी ये देखने को इसमें मिल सकता है कि दूर दराज वाले इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है कि नेटवर्क काम ना कर रहा हो, या हो सकता है कि ये डिजिटल जनगणना है तो कोई न कोई तकनीकी समस्या आ सकती है उस दौरान, जनगणना के दौरान। तो उसके लिए भी प्यारे साथियों एक विकल्प ढूंढा गया है और वो विकल्प है कि जनगणना जो विभाग है वहाँ से जनगणना कर्मी को एक प्रपत्र दिया जाएगा। लिख सकते हैं नेटवर्क अनुपलब्धता या तकनीकी समस्या के दौरान एक इसका हल निकाला गया है कि जनगणना विभाग द्वारा एक प्रपत्र दिया जाएगा साथी। क्या दिया जाएगा? प्रपत्र।
जनगणना कर्मी क्या करेगा कि इस प्रपत्र पर ही वो सारी सूचनाएं कलेक्ट कर लेगा, इकट्ठी कर लेगा और बाद में जाकर उस ऐप पर उसको दर्ज कर देगा। ठीक है, इस पर सारी सूचनाएं या आंकड़े नोट कर लिए जाएंगे और बाद में ऐप पर दर्ज कर किए जाएंगे। ठीक है साथी, क्या किया जाएगा कि एक प्रपत्र मिलेगा और उसी पर वो सारे आंकड़े दर्ज करके और बाद में ऐप में भी दर्ज कर दिए जाएंगे और इस तरीके से ये सूचनाएं सारी गृह मंत्रालय को पहुंच जाएंगी। ठीक है साथियों, तो जो वर्ष 2021 की जनगणना है, ये साथी वर्ष 2021 की जनगणना, इसमें जो शुभंकर हैं वो प्रगणक शिक्षिकाएं हैं। मतलब यही शिक्षिकाएं घर घर जाकर इन आंकड़ों को इकट्ठा करती हैं और इसलिए शुभंकर किसको माना गया है? प्रगणक शिक्षिकाओं को माना गया है। ठीक है, 2011 की बात करें तो 2011 की जनगणना में भी शुभंकर कौन था? प्रगणक शिक्षिकाएं ही थीं। ठीक है साथी, तो 2021 की जो जनगणना है, ये कौन से नंबर की साथी जनगणना होगी? ये 16वें नंबर की होगी। ठीक है, 16वीं जनगणना होगी, 16वीं। ठीक, और आज़ादी के बाद की अगर देखें, आज़ादी के बाद ये 8वीं जनगणना होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 2011 की बात करें तो 2011 की जो जनगणना थी वो किस नंबर की थी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है, और आज़ादी के बाद अगर इसे देखें तो ये 7वीं जनगणना थी। ठीक है, कौन सी थी? 7वीं जनगणना थी। तो ये सबसे पहले साथियों 1872 की बात है। 1872 में सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो ने जनगणना कराई थी। ठीक है साथी, किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने कराई थी। और 1881 से क्या होता है? ये रेगुलर स्टार्ट हो जाती है, नियमित रूप से इसको कराया जाता है। तो 1881 में किसने कराया था? लॉर्ड रिपन ने नियमित रूप से इसे शुरू किया था। ठीक है साथी, तो ये जो 2011 की जनगणना है, इसका एक मोटो वाक्य था, अर्थात एक उद्देश्य वाक्य था इसका। उद्देश्य वाक्य साथी क्या था? कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका एक उद्देश्य वाक्य था। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो प्यारे साथियों, ये कुछ आज आप लोगों ने जनगणना की कुछ आधारभूत जानकारी जुटाई, आपने सीखी और कल से जो उत्तर प्रदेश के जनगणना संबंधित जो भी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को आपके सामने प्रदर्शित करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के आंकड़े आए हुए हैं। और साथ ही ये जो भी हमने आपको आज पढ़ाया है,
ये सारा कुछ आप नोट कर लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है और ख़ासकर जो वीडियो री एग्ज़ाम देने वाले साथी हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और कल आपके लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो लेके आऊँगा। तो क्लास साथी कैसी लगी? आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। तो साथी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।